अगर आप सभी दर्शक दिल्ली में रहते हैं तो अब हमारी जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस पर हम कहानी कुर्सी की में चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये खबर आप ही लोगों की है। ये आपकी परेशानी को बयां करने वाली खबर है, क्योंकि पहली ही बारिश में दिल्ली का जो हाल है वो बदहाल है। बेहाल हो गए हैं लोग। दिल्ली के आम इलाकों की बात तो छोड़िए, वीआईपी इलाकों में सांसदों के घर से लेकर मंत्रियों के घरों तक पानी ही पानी है। और फिर दोहराती हूं, ये मॉनसून की पहली बारिश है, अभी तो पूरी तरीके से मॉनसून आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सफदरजंग अस्पताल तक हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जल मंत्री आतिशी का घर जलमग्न है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश के बाद क्या तस्वीर सामने आई, वो तो गूंज आज संसद तक सुनाई थी। इतना बड़ा हादसा हो गया, सोचिए जरा, बारिश की बूंद तक नहीं झेल पाया। ये कैसी इमारत थी, ये कैसा शेड था। एक शख्स की जान चली गई, 4 लोग घायल हो गए। कुल मिलाकर जो दिल्ली अब तक जल संकट से जूझ रही थी, वो अब जल भराव और जल जमाव से त्रस्त नजर आ रही है। कैसे हैरान कर देने वाली परिस्थिति है समीर जी। लोग अभी कुछ दिन पहले तक ऐसे दिखाई दे रहे थे कि टैंकर्स के पीछे भाग रहे हैं, कंटेनर्स हाथ में हैं, किसी के हाथ में बाल्टी है, किसी के हाथ में मटकी है, और अब देखिए चारों तरफ पानी ही पानी है। ऐसा थोड़ी ना ये पानी वो पी लेंगे, लेकिन पानी ही पानी है। बिल्कुल, अभी कुछ दिनों तो पहले तो पानी के लिए तरस रहे थे और गर्मी से दिल्ली की जनता बेहाल थी। इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही थी। मुझे लग रहा है गर्मी से भी एक राहत मिली है। लेकिन 88 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ कि जून महीने में 228 mm पानी पड़ गया एक दिन के अंदर। ये एक बड़ी घटना है। लेकिन देखिए, दिल्ली में तो ऐसा तो नहीं कि पहली बार पानी पड़ रहा है, हर साल पानी पड़ता है। हर साल हम देखते हैं कि मिंटो पार्क के अंदर पानी जमता है। हाँ, हर साल हम देखते हैं कि वीआईपी जोन के अंदर पानी जम जाता है। पिछले साल मुझे याद आ गया था आज की तस्वीर देख के, जब यमुना पूरी भर गई थी और अक्षरधाम तक पूरा पानी है, पानी पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा था। 2014 की मुझे याद है कि 2014 में पार्लियामेंट में पानी चला गया था। लोगों के सांसदों के घर के ड्राइंग रूम के अंदर पानी चला गया था, सोफे तक पानी चला गया था। इतना पानी 2014 के अंदर हुआ था। तो मुझे लग रहा है ये हर साल दिल्ली की जनता इस पानी से परेशान होती है। लेकिन दिल्ली की सरकार, मुझे लग रहा है एमसीडी या न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसको लेकर कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर पाती है कि वीआईपी जोन में, आप ठीक है, गरीब बस्तियों में जहां इंक्रोचमेंट हो गया, जहां अवैध कॉलोनियां बस गई है, वहां पानी की निकासी नहीं है, तो वहां पानी इकट्ठा होगा, सरकार के पास एक्सक्यूज रहता है। लेकिन आप वीआईपी देखिए, राष्ट्रपति भवन के पास अगर पानी भर रहा है, सांसदों के घरों के अंदर पानी भर रहा है, मिनिस्टर्स के घर में अंदर पानी जा रहा है, तो ये तो लुटियन है। ये सबसे वीआईपी जोन है। यहां पानी की निकासी नहीं, और यहां पानी अगर भर रहा है तो ये बताता है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था किस तरीके से लचर व्यवस्था है कि पानी एक बार दिन अगर पड़ जाए 228 mm पड़ जाता है तो आप 2 दिन बाहर निकलने के लायक नहीं रहते हैं। ये तस्वीर देखिए ना हर्षवर्धन जी, कैसे लांग करके दीवार को, दरवाजे को भी ऐसे लांग करके उतरे, गोद में चढ़े और फिर सीधा कार में उतर गए, और फिर ये कह दिया कि हमने एनडीएमसी को कंप्लेन कर दिया। अरे हर साल ये तस्वीरें देखने को मिल रही है, तभी समझ में नहीं आता कि समाधान क्यों नहीं निकलता है। बारिश तो हर साल अपने सीजन में होगी ही होगी। देखिए, इसी कहानी कुर्सी की में जिस दिन आतिशी मार्लेना सत्याग्रह करने जा रही थी, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये टोपी ट्रांसफर सरकार है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार है। आप सोचिए कि उस वक्त क्या इनको नहीं पता था कि भी प्री मॉनसून की बारिश होने वाली है? क्या कोई भी नाली नाला ये सफाई कराई गई थी तो पानी वो सीधे निकलकर यमुना में क्यों नहीं पहुंच गया? क्या इनको नहीं पता है कि दिल्ली में किस जगह से पानी निकलेगा, कहां पहुंचेगा? और दिल्ली के साथ या किसी भी शहर के साथ जो कम से कम बहुत भारी बारिश जब तक नहीं शुरू हो, जब तक, जिसको हम कहते हैं कि पूरे देश में मॉनसून हो गया और ऊपर से भी पानी आ रहा है, पहाड़ का भी पानी आ रहा है, सारी नदियां उनका खतरे के निशान पर जल स्तर पार कर गया है, तब तक तो ये इनके साथ ब्लेसिंग है कि आपके पास पानी अगर कहीं रुके नहीं, सीधे यमुना में चला जाए तो यमुना का पानी भी साफ हो जाएगा, प्रवाह भी आ जाएगा, और शायद आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। आप कहीं अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिसको कहते हैं ना कि आप भूजल स्तर बढ़ाने के लिए क्या वाटर रिचार्ज का कोई इंतजाम है, वो दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है, और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ये आम आदमी पार्टी की दिक्कत है, ये देश के सभी नगर निगमों की समस्या है। लेकिन चूंकि हम देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां सारी सुविधाओं से युक्त या कहें कि सर्व साधन संपन्न लोग रहते हैं, वहां भी अगर ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो इससे पता चलता है कि दूसरी जगहों पर क्या हाल है। और इसीलिए दिल्ली की एक बारिश की तस्वीर वो ऐसे दिखाती जैसे लगता है क्यों बारिश हो गई, अभी बड़ी मुश्किल से तो गर्मी से निजात मिली है, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि ऐसा क्यों हो गया। रागी जी तो अब भुक्तभोगी हैं, आज खुद ही जाम में फंसते हुए पहुंचे हैं। जगह जगह पर वाटर लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग जहां हुई वहां पर जाम लगा। नहीं, वाकई ये लगता है कि एक बारिश हुई
और आपकी सड़कें जाम हो जाती है ट्रैफिक में। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है कि आपका ट्रैफिक लाइट ख़त्म कैसे हो जाता है। आप अंडरग्राउंड केबलिंग करते हैं, मैंने दुनिया के कई जगहों पर गए हैं, बारिश होती ही रहती है। यूरोप में तो आप किस समय बारिश हो जाए पता ही नहीं लगता है, हमेशा लोग छाते लेकर के निकल गए और कोई उनका ट्रैफिक लाइट नहीं जाता है। आपके ही यहाँ ये दुर्दशा, और फिर हम कहते हैं कि हम एक विकसित भारत की तरफ हम जा रहे हैं, और ट्रैफिक लाइट जो होता है वो दुर्दशा ऐसी रहती है कि एक बारिश होती है और पूरे देश की शहरों का आप देख लीजिए ट्रैफिक लाइट जो है वो बंद हो जाती है। ट्रैफिक लाइट छोड़िए सर, कई बार तो घर की लाइट चली जाती है, कभी कहीं से शॉर्ट सर्किट की खबर आ रही, कभी कहीं से शॉर्ट सर्किट मैं बता तो रहा हूँ, थोड़ा सा हवा आती है उसके बाद जो आप देखेंगे कि आपकी लाइट काट दी जाती है। ठीक है, उस समय क्योंकि ओवरहेड तार जा रहा होता है, तार टूट करके गिर जाए, पता नहीं किसकी जान चली जाए, वो एक समस्या हमारे यहाँ बनी हुई है, क्योंकि अंडरग्राउंड केबलिंग अभी भी हर जगह हर शहरों में अभी तक भी पूरा नहीं हो पाया। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अर्बन प्लानिंग में कमजोरी है और बहुत बड़ी कमजोरी है। टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग जो है हमारे यहाँ, अब आप बताइए कि आज भी के बाहर की ये तस्वीर नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप मिंटो, आप ये जो आईएसबीटी है, आईएसबीटी पर वो जाम 4-4 किलोमीटर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आईएसबीटी के पास जहां पर लाल किले की तरफ हम लोग इधर बढ़ते हैं वहां पर पूरा पानी भरा हुआ है, और उस पानी भरा हुआ में अब ट्रक निकले या छोटे छोटे यदि गाड़ियां फंस गई हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे लोगों को सलाह देनी पड़ जाती है, बेचारे जो दफ्तर के लिए जा रहे होंगे कि आप दफ्तर मत जाइए, इस वक्त मत निकलिए तो ये रास्ता मत पकड़िए क्योंकि यहाँ पर पानी जमा हुआ है। पता नहीं ये किसी भी रास्ते जाओ सब जगह पानी ही पानी मिलेगा। ना ये नेताओं को दिखाई देता है, ना ये अधिकारियों को समझ में आता है टाउन प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, अगर कहीं पे कोई कमी है तो कहाँ दुरुस्त होना चाहिए, ये न जाने कब ठीक होगा। और हर बार की यही बात है, हर बार दिल्ली वासियों को, और केवल दिल्ली की क्यों बात करें, जो नोएडा गुरुग्राम से तस्वीरें आती है वो कौन सी बड़ी सुखद तस्वीरें होती है। यहाँ पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, जितने निचले इलाके वहां पर पानी भर जाता है। बात पानी से बढ़कर नोएडा में कम से कम आप बेहतर पोजीशन में है। मैं नोएडा में आया हूं, कहीं भी ऐसा वाटर लॉगिंग आपको बहुत ठीक है। पिछली बार भी जब बहुत बारिश हुई थी, जब दिल्ली सचमुच बहुत बुरे हाल में थी, तब भी नोएडा में हर दिन हम लोग कम से कम अपने आसपास देखते थे तो इस तरह के खराब हालात नहीं थे, और तब भी हमने ये बात की थी कि दिल्ली इसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है, जबकि दिल्ली के पास साधन संसाधन सुविधा ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही। अब हम अगली खबर की बात कर लेते हैं, ब्रांड हिंदुत्व की बात कर लेते हैं। आप उत्तर प्रदेश के नतीजों को देखें, उसके बाद एक सवाल जो मन में दर्शकों के भी पैदा होता है, कई सारे रिएक्शंस आते हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा होती है, तो ये पूछा जाता है कि क्या अखिलेश यादव का पीडीए हिट हो गया? जो निष्कर्ष हो रहा है नतीजों के बाद से, कई दफा निष्कर्ष हुआ है, कहानी कुर्सी की में भी हुआ है, और ये चर्चा हुई कि क्या हिंदुत्व की जो बात थी वो क्या धीरे धीरे उतनी ताकतवर, उतनी पावरफुल अब नहीं दिखाई देती, या कुछ हलकों में कहें कि क्या वो थोड़ी सी फ्लॉप भी हो जाती है। ये मैं किस लिए कह रही हूँ कि देखिए, पहले तो अयोध्या में बीजेपी का हार जाना, फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का अवधेश पासी को लेकर हर बार सामने दिखाई देना, और उसके बाद फिर उनका ये भी कह देना, एक रिएक्शन तो मैं ये भी सुन रही थी जिसमें उन्होंने अवधेश पासी को अपने बगल में खड़ा किया और फिर मीडिया से कहने लगे कि ये हैं अयोध्या के राजा। तो ये क्या, ऊपर से कंगाली में आटा गिला, आप देखें अयोध्या में जिस तरीके से पानी भरने लगा। एक खबर ये भी चलाई जाने लगी कि राम मंदिर है, राम मंदिर में छत टपकने लगी है, हालांकि उसका भी फैक्ट चेक हमने किया कि राम मंदिर में ना गर्भगृह में कहीं पानी है, ना कहीं कोई छत टपक रही है, वो कंड्यूटर वाली स्थिति है, वो कंड्यूटर जॉइंट से जिस तरीके से पानी की निकासी होनी चाहिए वही हो रहा है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी राम मंदिर। लेकिन जब हम हिंदुत्व के एजेंडे की बात करते हैं, हर्षवर्धन जी, जो कहा जाता था कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है हिंदुत्व है, हिंदू की आइडियोलॉजी है, तो क्या वो अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है? देखिए, हर बार जब भारतीय जनता पार्टी कहीं भी चुनाव हार जाती है तो ये सवाल खड़ा होता है, लेकिन न तो हिंदू आइडेंटिटी कमजोर हो रही, न हिंदुत्व कमजोर हो रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आत्मविश्वास जरूर ऊपर नीचे होता रहता है, और विशेष करके जब आप सत्ता में आ जाते हैं तब आपका आत्मविश्वास और कमजोर हो जाता है। उलट है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सत्ता में आने के बाद उनका आत्मविश्वास नहीं, अहंकार भले बढ़ जाता हो, आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। अब आप सोचिए, वैसे तो हम भी अवध के हैं और अवध में ढेर सारे राजे रजवाड़े हैं, हर 2-4 कदम पे एक राजा वहां खड़ा होगा, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने
अवधेश प्रसाद जो वहां के नए सांसद चुने गए हैं उनको राजा अयोध्या कहा है। क्या कर रही है विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? राजा अयोध्या कहकर उपहास की मुद्रा में वो खड़े होते हैं और अभी तक भारतीय जनता पार्टी देश भर में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकी। इसका मतलब यह है कि उसका अपना कॉन्फिडेंस कुछ लहराया हुआ है, उसकी अपनी सोचने की क्षमता, उसका अपना जो वैचारिक अधिष्ठान है वो कहीं कुछ मुश्किल में। जब आप जाति जाति करेंगे तो जाति समझ में आएगी, जब आप हिंदू हिंदू करेंगे तो हिंदू समझ में आएगा। पिछले कुछ समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जाति जाति करती, और आप सोचिए जिस राज्य का मुख्यमंत्री एक संत हो, एक मठाधीश हो, वहां भी अगर आपको जाति जाति के नाम पर विभाजन हो रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को चुनने के पीछे अगर एकमात्र कोई सबसे बड़ी वजह थी तो क्या थी? वो यही थी कि एक मठाधीश है, एक भगवा गेरुआधारी सन्यासी है, उसके आने के बाद जातियों में बटा हुआ उत्तर प्रदेश हम उसको एक कर पाएंगे। हुआ क्या? उल्टा हो गया है और जाति जाति हो रही। नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड आपके पास है, उसके बावजूद अगर आपको जाति समीकरण की बात करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने एजेंडे को लेकर उस तरह से मजबूती से नहीं जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जब भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव हारती है तो ये डिबेट होती है, ये बहस होती है, न हिंदू आइडेंटिटी कमजोर हुई है, न हिंदुत्व ब्रांड कमजोर हुआ। हां, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचें कि उनको कैसे इसको लेकर आगे बढ़ना है। देखिए, अभी काशी की ही तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी की पूजा करते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिस तरीके की चर्चाएं हो रही थी समीर जी कि इस बार तो मार्जिन बहुत बड़ा होगा। आज इस वक्त अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी यही तो कह रही है कि आप अपनी भी सीट में मार्जिन को रिपीट नहीं कर पाए, बढ़ाना तो दूर की बात है बल्कि आप घट गए 68% कम हो गया। बिल्कुल, तो इसका मतलब तो यह है कि क्या हिंदुत्व के ऊपर जाति विभाजन ये कार्ड चल गया। देखिए, मुझे लगता है कि जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर से वो एक आंधी थी, जो नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो आंधी के रूप में आई और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटों पर लाकर टिका दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि जो अभी परिणाम आए वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी आएंगे। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये एक संदेश था, एक नाराजगी बतानी थी कि जिससे हाईकमान और भारतीय जनता पार्टी ये समझ जाए कि वो टेक इट फॉर ग्रांटेड न ले। जातिगत समीकरण चले, जाति जमकर चली है, जाति के कारण ये पूरा हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे रहे होंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई आपने मंदिर बना दिया, सब कर दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में पीएम बने थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गरीबी का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई पंथ नहीं होता और निराशा का कोई भूगोल नहीं होता है। तो बोले सिर्फ मंदिर के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपको गरीबी का भी पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ मंदिर के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी उसमें रही होगी, महंगाई उसके अंदर रही होगी, जातिगत समीकरण का अलग रहा होगा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी अलग रही होगी। जिस तरीके से दूसरे दल के नेता आपके आकर पार्टी के अंदर एक बड़ी भूमिका ले रहे हैं और कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसकी एक बड़ी भूमिका रही होगी। तो बहुत से कारण रहे होंगे इसके अंदर। पार्टी इसको बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन यह कह देना कि हिंदुत्व का मुद्दा फेल हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब नरसिंह राव ने 4 सरकारें बर्खास्त कर दी थी। मध्य प्रदेश की थी, उसमें उत्तर प्रदेश की थी, राजस्थान की और हिमाचल प्रदेश की। 6 महीने बाद चुनाव होते हैं, साल भर के बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत मुश्किल सरकार बनाती है, बाकी तीनों चुनाव हार जाती है। तब यह कहा गया कि बाबरी मस्जिद के कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती चली गई, आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो यह कह देना कि एक चुनाव हार गए उससे हिंदुत्व फेल हो गया, ऐसा नहीं है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ब्रांड है, हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की पहचान है और भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदुत्व की पहचान नहीं छोड़ सकती, जो उसका कोर आधार रहा है। मुझे लग रहा है इस बार सारे जातिगत समीकरणों और जाति का जो संविधान का जो नैरेटिव कांग्रेस ने चलाया था, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वो मैसेज जनता के बीच बराबर देने पर, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अपनी रैलियों में कोशिश की, लेकिन विपक्ष का जो झूठा नैरेटिव था वो जमीन इस तरफ असर कर गया। उसके कारण वो झूठा नैरेटिव था या फिर जो उनके बड़बोले नेताओं का बयान था, जो ये कह गए कि संविधान बदल देंगे, अब हार भी गए। लल्लू सिंह की हम बात कर रहे हैं, लेकिन रागी जी, जो बात हर्षवर्धन जी ने कही कि क्या विश्व हिंदू परिषद का कॉन्फिडेंस या बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस भी हिंदुत्व को लेकर लहरा गया है? मुझे लगता है कि यदि आप देखेंगे कि जब सर तन से जुदा के नारे लगे इस देश में, तो हिंदू समाज से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो हिंदू समाज से वैसी प्रतिक्रिया नहीं आई। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हम बातें करते रहे, लेकिन जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी
उस प्रकार की प्रतिक्रिया वाकई दिखाई नहीं दिया। मुझे याद है एक बार सैयद शहाबुद्दीन ने कहा था हम लॉन्ग मार्च निकालेंगे, तो अशोक सिंघल जी ने कहा था हिंदू समाज इतनी बड़ी प्रतिक्रिया करेगी कि शहाबुद्दीन का लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च सब भूल जाएगा। और शहाबुद्दीन ने तब लॉन्ग मार्च क्या, शॉर्ट मार्च भी नहीं निकाला था। दूसरी बात देखिए, न हिंदुत्व न खत्म हुआ है, न हिंदुत्व की धार खत्म हुई है। जो लोग उसके साथ हैं वो क्या आज उस पर जमे हुए हैं, क्या पक्का है क्या? जब आप लोग कहते हैं तो इसमें आप किससे किससे जोड़ते हैं? अब देखिए, दर्शक समझ रहा होगा, आप उससे ज्यादा मत ये करवाइए हमसे। आप उसके लिए तैयार हैं क्या? देखिए, राम और रोटी दोनों साथ साथ पा देते हैं। कार्यकर्ताओं को यदि आप सिर्फ हिंदुत्व का आप बना करके दे देंगे, आप आइडियोलॉजी की लड़ाई में पहले दिन से कहता हूं, आइडियोलॉजी की लड़ाई कार्यकर्ता लड़ता है, नेता नहीं लड़ता है। नेता अपने महत्वाकांक्षा की लड़ाई लड़ता है, कार्यकर्ता विचारधारा की लड़ाई लड़ता है। और जब कार्यकर्ता को लगता है कि अरे ये तो हमको नहा कि हम तो सिर्फ संविधा बन रहे हैं वहां पे, तब वहां से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। दूसरी बात, कल का मैच हमको एक दृष्टांत हम देना चाहेंगे। कल का मैच जो है वो भारत की टीम जीती क्यों? क्योंकि वो पिच जो था वो बड़ा ड्राई था और स्पिन बॉलर के लिए बड़ा शानदार था। अब उस पर कोई फास्ट बॉलर यदि आप लेकर के चले जाएंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते थे। वही स्थिति है, जब जातीय के विमर्श में भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो वहां पर उसके बड़े बड़े खूंखार लोग पहले से बैठे हुए हैं। वो आपको नाप तोल के कांग्रेस पार्टी बर्बाद कैसे हुई? कांग्रेस पार्टी जातीय, एक सेकंड में अपनी बात खत्म हो, हिंदुत्व का नैरेटिव यदि खड़ा रहता और साथ साथ जो चीजें हैं जाति विमर्श को आप कुंद किए हुए रहते तो चीजें अलग होती। हमने हिंदुत्व सिर्फ राम मंदिर तक सीमित रह गया, काशी तक सीमित रह गया। ये बहुत अच्छा, अद्भुत हुआ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीजें होती, लेकिन जब चुनाव आते गया तो हम वही जाति समीकरण पर चले गए और जातीय विमर्श इतना खड़ा हुआ। मुझे ये नहीं समझ में आया कि जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर के ये क्यों नहीं कर सकती है कि ये हिंदू समाज को तोड़ने के लिए किया गया है। हम सारे समाज के उत्थान के लिए, हम सारे समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने तो ये कहा ना, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाए। मैं फिर ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने कहा जाति की बात, डरने की क्या आवश्यकता है? जो लोग ये यही तो काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का एजेंडा क्या था? आपको याद होगा कि 2019 से पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम आपने सुना होगा। यही तो एजेंडा था, हिंदू समाज को जातियों में तोड़ो। और यहां तो वोट जिहाद तो सक्सेसफुल रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना किसी को। इस देश में किसको कितना मिला, मुसलमानों को मिला, बेनिफिट मिला, क्या मिला, उसने उस पर इसका मूल्यांकन नहीं किया। इस पर मूल्यांकन किया कि भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर को लेकर के चलती है, जो काशी उद्धार के लिए खड़ी है या मथुरा के उद्धार के लिए खड़ी है, इस पार्टी को हराओ। यह पार्टी हारनी नहीं चाहिए। बेशक मुसलमानों की संख्या कम हो जाए, 26 में से 24 हो गए, मुस्लिम जीते न जीते ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको अपना दुश्मन पता है कि कौन है, हमको अपना पता नहीं। हिंदू समाज को पता नहीं कि हमको क्या है। हम अभी भी कंफ्यूज में हैं। नहीं तो हमारी स्थिति अभी भी कंफ्यूजन की है। हम बार बार कहते हैं हिंदुत्व क्या है, अभी तक हम तय ही नहीं कर पाए हैं कि हमको अपना कौन सा रास्ता तय करना है। छोटा सा कमेंट समीर जी इस पर, फिर मैं ब्रेक के लिए जाऊंगी। ठीक है, मैं कहता हूं हिंदुत्व की बात होना चाहिए, लेकिन आप देखिए जातियां बनाई भी तो किसने है ना। आज जिस तरीके से दलितों के संग लंबे समय अत्याचार हुआ, अगर आप दलितों को कह दो कि आप सब भूल जाओ, हिंदुत्व की सिर्फ बात करो, सारी जातियां भूल जाओ, सब हिंदू बन जाओ, तो ऐसा होगा नहीं। जातियां तो रहेगी इस देश के अंदर, हिंदुत्व के नाम पर आदमी एक बार जुड़ा रहेगा, लेकिन जब जातीय अस्मिता की बात आएगी, जब जाति के ऊपर बात आएगी, तो आदमी जाति पर बटेगा ही। वो किसी भी जाति का हो, जाति हमेशा देश की राजनीति के अंदर बनी रहेगी। सिर्फ ये हिंदुत्व का झुंझुना पकड़ा देने से कि आप हिंदुत्व की बात करो, जाति भूल जाओ, मुझे लग रहा है भारतीय जनता देश की राजनीति में यह होने नहीं वाला है। देश के अंदर जाति का वर्चस्व बना रहेगा, और देश
आने वाले दिनों में भी जाति से ही प्रभावित होगी देश की राजनीति। ये एक बात जो कही गई इस चर्चा के दौरान कि राम और रोटी दोनों साथ चलती है। भक्ति तो है, लेकिन भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए पेट के अंदर अनाज भी होना चाहिए और हाथ में रोजगार होना चाहिए। क्या यहाँ पर भी कोई कमी रह गई जिसका असर इन नतीजों में दिखाई दिया? देखिए मीनाक्षी, इतने बेनिफिशियरी नल से जल लेकर के क्या चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं दिया? क्या चीज नहीं दिया? मेरा मतांतर ये है कि मेरे घर में केवल राशन डलवा देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं राशन कमाने लायक स्थिति में पहुंचूं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है।